गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी करने में व्यस्त हैं। आज ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की सेकंड क्लास है। इस क्लास में हमने जहाँ कल सेशन को रोका था वहाँ से आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे जो आज नए जुड़े हों हमारे साथ, पिछली वाली वीडियो ना देखी हो, तो उनके लिए मैं एक बार दोबारा से एक सिंपल वे में चीज़ों को बता देता हूँ कि हमने कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की शुरुआत की थी। एक्चुअल में लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट को कैसे सीखा जाता है, ये हमने सीखा था कल कि क्या अप्रोच होनी चाहिए एक लैंग्वेज को सीखने की। अच्छा, किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हो, तो उस लैंग्वेज की सबसे एसेंशियल चीज़ आपके लिए होती है उसकी ग्रामर। अब उस ग्रामर को सीखने के लिए हमें जो-जो टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो-जो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वो हम इस बैच में सीखेंगे। मैंने इन सब चीज़ों को बताया था। अब उन सब चीज़ों को दोबारा से रिकैप करता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में इंग्लिश क्या है। मैंने बताया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? लैंग्वेज सीखी जाती है, देखिए एग्ज़ाम में स्कोर करना एक पर्पज़ होता है इंसान का, क्योंकि हम पढ़ते ही इंग्लिश को इसीलिए है कि हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। बट एक्चुअल में लैंग्वेजेज़ लाइफ के लिए सीखी जाती हैं, लाइफ लॉन्ग यूज़ करने के लिए सीखी जाती हैं। वो हम उनको कैसे इंटरैक्ट करें उस लैंग्वेज में एक दूसरे से, उस चीज़ के लिए सीखी जाती हैं। जब हम लैंग्वेज को इस पर्पज़ से सीखते हैं, तब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है लैंग्वेज को लेकर, वो एक अलग ही लेवल की होती है। अगर आप उस अंडरस्टैंडिंग से लैंग्वेज को सीखोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ। अभी आपको पता क्या होता है, अगर आप कहोगे कि मैंने तो प्री की इंग्लिश पढ़ी है, मेंस की नहीं पढ़ी, या मैंने तो अभी 10th वाली पढ़ी है 12th वाली नहीं पढ़ी। तो आपने जो ये बैरियर लगा रखे हैं, ये लेवल लगा रखे हैं कि ये बेसिक है, ये एडवांस है और ये उस लेवल की है और ये उस लेवल की, ये सारी चीज़ें ना, जब आप लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से सीखोगे, तो ये सारी चीज़ें धीरे, धीरे, धीरे खुद ही खत्म हो जाएँगी। तो हमने सीखा था कि लैंग्वेज को कैसे सीखना है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर ये कह दीजिए लैंग्वेज जो होती है एक ज़रिया होती है, एक साधन होती है, एक माध्यम होती है, जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं दूसरे पर्सन के साथ में। ऐसा मान लीजिए आप सभी के घर में पाइप की टंकियाँ फिट होती हैं। अगर हम बात करें तो पानी हमारे यहाँ नीचे से आता है। अब वो पाइप के थ्रू पानी टंकी में जाता है और उसी के थ्रू आप पूरे घर में उसको फैला देते हो। तो वो जो पाइप है वो एक मीन्स है पानी को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का। ऐसे ही जो लैंग्वेजेस होती हैं, वो लैंग्वेजेस एक साधन होती हैं, एक ज़रिया होती हैं हमारे मन की बात को, फीलिंग्स को, इमोशंस को सामने वाले तक पहुँचाने के लिए। उन बहुत सारी लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है इंग्लिश। उसको सीखने की यात्रा हमने कल आरंभ की थी। अब उसके लिए हमने स्टार्ट किया था कि हम अपने लैंग्वेज को सीखने के लिए हम सीखेंगे सबसे पहले ग्रामर। अब ग्रामर में एक्चुअल में ग्रामर होती क्या है? पहले हमने ये सीखा कि जो ग्रामर होती है वो एक्चुअल में ये बताती है कि लैंग्वेज को कैसे सही लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है। आपने कुछ भी उलूल-जुलूल बोल दिया, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, उसका कोई सर-पाँव ही नहीं है। अच्छा, मुझे कहना था कुछ, आपने समझ लिया कुछ, या मुझे लिखना था कुछ, लिख दिया कुछ। तो ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए ग्रामर को लैंग्वेज को सही तरीके से यूज़ करने के लिए, जिससे कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो सही तरीके से क्लियरली, इफेक्टिवली सामने तक पहुँच पाएँ, उसके लिए ही हमने ग्रामर को बनाया। अब देखिए, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब हमने ग्रामर को तो बनाया, हम लैंग्वेज भी पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, जब हम लैंग्वेज को बोलते हैं या कहीं पर पढ़ते हैं या एग्ज़ाम में जो आपके एरर्स आती हैं,
कि सेंटेंस में बताएं इसके कौन से पार्ट में एरर है, या फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके आते हैं, तो उन सभी को सोल्व करते समय आप सेंटेंस के साथ डील करते हो। एक पूरा सेंटेंस लिखा होता है, उस सेंटेंस के कुछ टुकड़े कर दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में एक सेंटेंस दिया है तो उस सेंटेंस में कुछ एक दो वर्ड का फिल छोड़ देते, ब्लैंक छोड़ देते और 4 ऑप्शन देके आपसे पूछेंगे कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। आप जब भी लैंग्वेज के साथ डील करते हो, आप सेंटेंस पर ही डील करते हो। तो हम सबसे पहली क्लास में ये डिस्कस करना चाहेंगे कि एक्चुअल में सेंटेंस है क्या। देखिए, ज्यादातर जो इंग्लिश टीचर्स होते हैं वो अपने अपने तरीके से इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। कुछ टीचर वर्ब से स्टार्ट करते हैं, कुछ टीचर टेंस से स्टार्ट करते हैं, बट अगर हम एक्चुअल में लैंग्वेज को एक लैंग्वेज के तरीके से सीखेंगे, और देखिए यूट्यूब पर सीखना या ऑनलाइन लैंग्वेज को सीखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसी चीज को देखते हुए मैंने अपने सिलेबस को वहां से ना स्टार्ट करके एक ऐसी बेसिक चीज से स्टार्ट किया है कि आप अच्छे से इंग्लिश को समझ पाओ। तो जो सबसे पहली चीज जो हम किसी भी लैंग्वेज में देखते हैं वो क्या होती है? वो होती है सेंटेंस। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज को अपने एग्जाम में देखोगे तो वहां जो आप पढ़ते हो वर्ड्स, वो एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं। या आप किसी बुक को पढ़ रहे हो या फिर किसी को सुन रहे हो इंग्लिश में, आप कोई इंग्लिश का पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो उसमें भी जो वो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस में ही पिरोए होते हैं। तो हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्चुअल में है क्या। तो जो सबसे पहली चीज हम आज सेंटेंस के बारे में सीखेंगे वो है कि सेंटेंस की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। हम शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से, क्योंकि देखिए सबसे अच्छा जो सीक्वेंस माना जाता है कि हमें पहले उस चीज की डेफिनेशन तो क्लियर हो, तभी तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली शुरुआत होगी वो इस चीज से हो कि एक्चुअल में सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्योंकि देखिए हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो कहीं पहले भी इंग्लिश पढ़ रखे हैं, आपने कहीं तो पढ़ी होगी 6 में, 7 में, या फिर अपनी फर्दर क्लासेस में, 10th में, 12th में, या अपनी ग्रेजुएशन में, या कभी तो आपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या है। जैसा मान लीजिए, चलो आपने पढ़ा भी नहीं है या आप जानते भी हो, तो आपके मान लीजिए घर में कोई आपसे छोटा आपका भाई पूछने लगा कि भैया सेंटेंस क्या होता, तो आप उसको क्या बताओगे कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या है। देखिए जो भी आपको पता है वो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सेंटेंस की क्या डेफिनेशन पता थी। देखिए मैं आपसे जो चाहूंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो भी डेफिनेशन याद है वो सही ही होगी, वो ठीक है, लेकिन मैं जो आपसे गुजारिश करूंगा, मैं जो आपसे चाहूंगा वो ये चाहूंगा कि आप अब इस डेफिनेशन को याद करें जो मैंने यहाँ दी है आपको, क्योंकि इससे आपको सेंटेंस में आने वाली एरर्स को सोल्व करने में मदद मिलेगी। देखिए हमारा यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का पर्पस सीखना तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एग्जाम में अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम को पास करना और इंग्लिश सेक्शन में एक अच्छा स्कोर करना और 100% स्कोर करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम सेंटेंस को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं क्लियर होगा कि हमें सेंटेंस को देखना कैसे है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम्स टू योर एग्जाम, कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सेंटेंस से ही डील कर रहे होते हैं। आपको एक सेंटेंस दे दिया होगा, आपको उसको एक्टिव से पैसिव बनाना है। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। आपको सेंटेंस दिया होगा,
उस सेंटेंस में आपको क्या करना है, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो फिल करना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिया है तो उसको इम्प्रूवमेंट यानी किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यानी कि आप पूरे अपने एग्जाम के सिलेबस में सेंटेंस के साथ ही डील करोगे। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इस डेफिनेशन को याद करें। आपने जो भी पढ़ी है वो ठीक है, लेकिन अब आप इसको ध्यान रखें क्या, कि जो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सो अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। नहीं समझ आया होगा, मैं समझाता हूं आसान शब्दों में, कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सो अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, कि उसको इस तरीके से अरेंज्ड किया गया होता है जो कि हमें देता है गिव्स यानी देता है कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब देखिए ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी होती थी ना, हम जो पढ़ते थे डेफिनेशन, ये जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो डेफिनेशन ये होती है कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। A group of word is a group of word called sentence। ठीक है, a group of words is called sentence। लेकिन जब हम एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश पढ़ते हैं या जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमें आगे चल के कुछ थोड़ा सा दिक्कत देने वाली होती है। क्योंकि मान लीजिए अगर ये जो आपके सामने इतने सारे वर्ड ही लिखे हैं, अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है मैं इनको इस तरीके से उलट पुलट इनका सीक्वेंस कर दूं, किसी को पहले लिख दूं किसी को बाद में लिख दूं, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन ये क्या सेंटेंस कहलाएगा? जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर। अब देखिए ये सेंटेंस मैंने लिखा है, अभी आपको ये सेंटेंस ठीक लग रहा, बट अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, एम टीचर ए आई, अब आप बताएं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो अभी भी है, लेकिन क्या ये एक सेंटेंस है? तो जवाब होगा कि ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसको इस तरीके से अरेंज नहीं किया गया है जिससे कि एक कंप्लीट मीनिंग निकले, एक कंप्लीट सेंस डेवलप्ड हो, एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो। तो जो हमें सेंटेंस की डेफिनेशन याद रखनी है कि सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस हमें देता है, एक कंप्लीट मीनिंग हमें देता है। इतना समझ आया? जो हम सेंटेंस डील करेंगे, जो हम सेंटेंस देखेंगे एग्जाम में, या जो भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे आज के बाद इंग्लिश में, तो आपको सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी सेंटेंस तभी सेंटेंस कहलाएगा जब वो एक कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग देगा। अब यहां तो हमने लिख दिया ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने लिखा गो, आप किसी को कमांड दे रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूं और मैं किसी को सिखा रहा हूं, या मान लीजिए मैं रनिंग करवा रहा हूं किसी से, और मैं एकदम बोल रहा हूं गो, जाओ, और वो उन्होंने तुरंत रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे एक सिंगल वर्ड ने तो मीनिंग कन्वे कर दिया, तो क्या ये एक सेंटेंस नहीं है? और ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं लिखा जाता, उसकी शुरुआत सीधा वर्ब से होती है। देखिए ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये क्या सेंटेंस होते हैं। अभी आप इन चीजों को साइड में रखिए, अभी बस आप इतना रखिए कि जो मैंने अभी कहा था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड सो अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक, अब उसके हिसाब से तो फिर ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है ही नहीं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी ऐसी लिखी गई और सुनी गई या पढ़ी गई कोई भी ऐसी बात, हो सकता है वो एक वर्ड हो सकता है वो एक से ज्यादा वर्ड हो, वो वर्ड भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ
वर्ड्स भी हो सकते हैं। देखिए ये सिंगल वर्ड के सेंटेंस कुछ मिनिमम ही है और वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। तो इसीलिए इन सिनेरियो को साइड में रख करके हमने एक जर्नल डेफिनेशन को बनाया। वो डेफिनेशन क्या थी कि सेंटेंस एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं जो सेंस हमें एक कंप्लीट सेंस दे। इतना समझ आया? देखिए अब मैं चाहूंगा कि आप ना, ये तो ठीक है, लेकिन अब एक्चुअल में जो आपको एरर सॉल्व करनी है, क्योंकि एट द एंड जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हम ग्रामर सीख के अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसके लिए एक आपको डेफिनेशन बस ये माइंड में रखनी है। देखिए आप ना अपने दिमाग से बर्डन उतार दो कि मैं कैसे इंग्लिश सीखूंगा, सीख भी पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, अभी तक तो मैं सीख ही नहीं पाया, अब मैं कैसे सीख जाऊंगा, मैं तो इतने दिन से क्लासेस ले रहा हूँ, मैंने तो उन सर से पढ़ लिया, मैंने तो उन सर से भी पढ़ के देख लिया, मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने तो वो भी कर लिया, मुझसे तो अभी इंग्लिश आती नहीं है। इन सब बातों को अभी फिलहाल के लिए साइड में रखो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्लासेस को देखते चले जाना है। आप क्लासेस को देखिए, मेरी बातों को सुनिए। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसी लैंग्वेज में, एक ऐसी आसान लैंग्वेज में जिसमें आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बातें करते हो, इतनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको इंग्लिश सिखा सकूं। तो बस आपको इसको सुनना है, लेक्चर को सुनिए, बस चलता रहने दीजिए, एक फ्लो में चलता रहने दीजिए। कुछ मत सोचिए कैसे याद होगा, पहले कंप्लीटली इसको देखिए। जब आपका क्लास का अंत होगा, जब लास्ट होगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में चीजें आपके समझ में आने लगी हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हो सकता है 15 दिन आपको मेरा समझाने का तरीका या मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अटपटा भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे, देखिए आप अभी देख रहे होंगे कि जितने भी पिछली क्लासेस अभी रिकॉर्ड हो चुकी है, 10, 5, 20 जो भी इतने मिनट की भी हो चुकी है, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका हूं, सिर्फ बोल के आपको समझा रहा हूं। ज्यादातर टीचर्स जो होते हैं ना, वो लिखने लिखाने पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि जो लिखवा दिया, रूल बनवा दिया, एरर बनवा दिया। तो आपको ना मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, आपको चीजें थोड़ी सी कठिन लगेंगी। क्यों? क्योंकि यहां आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर डल रहा, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं कि आपकी थिंकिंग कैसे डेवलप्ड हो। क्योंकि जो इंसान सोच सकता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। जो टीचर्स होते हैं ना, जनरली वो टीचर्स ना बच्चों को पैरालाइज्ड कर देते, अपाहिज कर देते, कि बच्चे, टीचर्स प्रैक्टिस बैच ला करके, ये बैच ला करके, कि बच्चा एरर भी सोल्व कर रहा तो बैच में कर रहा। अब वो बच्चा जब इतना डिपेंड हो गया है टीचर पर कि वो अपनी कुछ सोच को विकसित ही नहीं करना चाहता, डेवलप्ड ही नहीं करना चाहता, अपने आप से कुछ सीखना ही नहीं चाहता, तो फिर वो कैसे इंग्लिश को सीख पाएगा। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है। मेरा काम है कि आप इंग्लिश के अंदर अपनी थिंकिंग को डेवलप्ड करो। आपको एक लेवल पे आकर के अपने बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके फिर टीचर की जरूरत ना पड़े, आप खुद से हर चीज को सोल्व करो। क्योंकि देखिए एक समय आता है जब लैंग्वेज में टीचर की जरूरत नहीं होती, अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। लेकिन उसके लिए एक अच्छे मेंटर की, एक अच्छे गाइडेंस की, एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ती है, जो आपको सोचना सिखाए, थिंकिंग करनी सिखाए। तो मेरा काम है कि मैं आपको थिंकिंग क्रिएचर बनाऊं, आप अपने लॉजिक से चीजों को सोल्व करो, आप भी चीजों को एक बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। तो देखिए ज्यादा बातें ना कर करके मैं आपको जो बता रहा हूं ना, एट द एंड देखिए मेरा जो यहाँ अप्रोच रहेगी ना आपको इंग्लिश सिखाने की, वो अप्रोच रहेगी कि आपको इंग्लिश सीख करके मुझसे 100% बेनिफिट मिले आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि जब तक आपको आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर क्या फायदा ऐसी इंग्लिश पढ़ के। ऐसे तो आपने उन टीचर से भी पढ़ रखी है, उन सर से भी पढ़ रखी है,
अगर आप यहाँ आए हो, आपको ये वीडियो मिली है, आप अगर इस चैनल पे आए हो, तो बिल्कुल आप यहाँ बैठे। शुरू के दिन थोड़े से अटपटे लगेंगे, समझ में कम आएगा, लेकिन डेफिनेटली लिख के देता हूँ, फिर अगर तुम एक बार यहाँ से पढ़ लिए ना, तो फिर खुद ही आपका किसी और टीचर का तो समझ ही नहीं आएगा। फिर इसी चैनल पर ही आपकी मजबूरी ही हो जाएगी आपको यहाँ से पढ़ना, क्योंकि ये तरीका आपको इतना इफेक्टिव लगने वाला है। शुरू में देखिए, अगर हम आपसे 2 चीजें सिलेक्ट करने के लिए बोलें कि आप क्या 2 चीजें चुनना चाहोगे? ऐसे मान लीजिए आपसे कोई बोले कि कोई आसान चीज सुन लो और एक बोले कि इफेक्टिव, ठीक है? तो लोग ना आसान चीजों को चुनते हैं। अब उनको इफेक्टिव है या नहीं है, वो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, उन चीजों को कोई नहीं देखता। तो देखिए, आप उस भीड़ में ना बनिए, क्योंकि देखिए भीड़ वालों का सिलेक्शन ना नहीं होता। यानी कितने बच्चे तैयारी शुरू करते हैं और कितने बच्चे तैयारी छोड़ भी देते, और अपनी पूरी एक जवानी का जो एक पूरा टाइम है ना, वो तैयारी में ही लगा देते। तो आप उस कैटेगरी में ना आए, उसके लिए आपको एक ऐसे तरीके से इंग्लिश सीखनी है जो आपको लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो सिखाए ही साथ आपको मदद करे आपके एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए। तो उसके लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, वो आपको याद रखनी है कि जो सेंटेंस होता है, अब देखिए जो मैं उससे थोड़ा सा इनहेंस्ड वे में बता रहा हूं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सो अरेंज दैट इट हैज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड कन्वेज अ कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग। कि जो सेंटेंस होगा, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होगा, वो इस तरीके से अरेंज होगा कि उसका अपना एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, और जो कन्वे करेगा, जो बताएगा, एक कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग। अब देखिए, जब हम लैंग्वेज को बारे में हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन में कि लैंग्वेज क्यों बनाई गई थी, एक्चुअल में लैंग्वेज बनाने का पर्पज क्या था, तो लैंग्वेज बनाने का पर्पज था एक दूसरे से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, अपनी फीलिंग्स दूसरों को बताना। अब हम अपनी फीलिंग्स जब बताएंगे तो वर्ड के थ्रू बताएंगे, लेकिन एक वर्ड से हमारी कोई फीलिंग थोड़ी एक्सप्रेस हो पाई। अब हमें ग्रुप ऑफ वर्ड चाहिए होगा, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट मीनिंग भी तो कन्वे करे। ऐसा ना हो कि हम उलूल जुलूल बोल रहे हैं कुछ भी, और कुछ सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो सेंटेंस कन्वे करेगा एक कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग। तो आपको जो सेंटेंस की डेफिनेशन याद करनी है, याद करनी क्या, याद हो जाएगी थ्रू आउट द सिलेबस। जब तक आपकी लैंग्वेज लर्निंग मेरे साथ चलेगी, देखिए आप ना लैंग्वेज लर्निंग को बांधना मत कभी भी। आपने मोस्ट ऑफ द टीचर्स देखे होंगे, मैंने खूब देखता हूं मैं, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश को सीखा है टीचर्स से। तो मैंने देखा है 30 दिन में इंग्लिश कंप्लीट, 15 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे, 1 महीने में, 2 महीने में पता नहीं कौन कौन से बैच, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये कर लो वो कर लो। अरे यार कैसी, बिल्कुल नहीं भाई, 15 दिन में कौन लैंग्वेज सीख सकता है बिल्कुल मजाक, हो ही नहीं सकता। और हम पता क्लिक भी कर देते हैं उन वीडियो पे, देखते भी हैं, बट कोई सीखा है? लैंग्वेज लर्निंग में मिनिमम अगर आप इफेक्टिव लर्निंग करना चाहते हो, 1 साल लग ही जाता है। लेकिन हम अपनी ग्रामर को उससे पहले डेवलप्ड कर लेंगे, जिससे कि हम चीजों को अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए, लैंग्वेज लर्निंग को टाइम बाउंड से मत बांधना, टाइम से बाउंड मत करना। आप एक फ्लो में चीजों को चलने दो, आप कब लैंग्वेज सीख जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, वापस आते हैं अपने जो हम डिस्कस कर रहे थे उस बात पे कि सेंटेंस एक्चुअल में किसको सेंटेंस बोलेंगे। तो जो भी हमें आसपास दिखाई देता है वो सेंटेंस तभी कहलाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ कोई भी मैटर सेंटेंस तभी कहलाएगा जब वो इस तरीके से अरेंज्ड हो कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकल हो, और वो स्ट्रक्चर कन्वे करेगा एक कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग।
ऐसा ना हो कि उसका कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है। अब यही चीजें आपको एग्जाम में मदद करती हैं। कैसे मदद करती हैं कि जब आप एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको सेंटेंस के थ्रू आपको यह समझना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तब आपको देखना है कि किस ऑप्शन को पुट करने से इसका स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल होगा, इसका स्ट्रक्चर कन्वे करेगा एक कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि हम लैंग्वेज को एक ऐसी थ्रू सीखेंगे, एक ऐसे वे में सीखेंगे कि चीजें लिंक होने लगेंगी आपस में। मेरी पहली क्लास से लिंक होगी दूसरी क्लास, यानी हर एक पिछली अगली क्लास जो अब आप देख रहे हो वो पिछली से कहीं ना कहीं लिंक होगी। और जब आप कंप्लीट ग्रामर पढ़ लोगे या कंप्लीट वीडियो या कंप्लीट कोर्स को फॉलो कर लोगे तो आपकी इंग्लिश एक दूसरे से लिंक हुई मिलेगी। ऐसे लगेगा कि आपने एक पेड़ को डेवलप्ड किया है, एक ट्री को डेवलप्ड किया है। आप पहले तने से आए, तने से एक छोटी सी टहनी निकली, फिर उससे पत्तियां निकली, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर ऐसे ही पूरा एक पेड़ बन गया। तो जब हम यहाँ अपनी इंग्लिश को सीखेंगे तो वो ऐसे ही सीखेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई इंग्लिश में 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में कोई धुरंधर बना देगा? आप जा सकते हैं। आप वो 2 या 3 या 4 महीने और इन्वेस्ट करें वहां पर। इन्वेस्ट क्या, मैं तो कहूं आप वहां वेस्ट करें, वेस्ट ही होंगे, क्योंकि ऐसे लैंग्वेज नहीं सीखी जाती। लैंग्वेज सीखने के लिए टाइम देना ही पड़ता है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं इतने दिन में सिखा दूंगा, मैं 2 महीने में, मैं 3 महीने में, अरे इसमें नहीं, झूठ बोल रहा है वो। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तो एक बार को मैं कह सकता हूं कि सीख जाओ। आपकी स्कूलिंग ठीक है, एकेडमिक ठीक है, तो हो सकता है आप सीख जाओ। बट एक एवरेज बच्चे को इंग्लिश सीखनी है तो 1 साल तो लगता ही है। इंग्लिश सीखने की बात कर रहा हूं मैं, ग्रामर सीखने की बात नहीं कर रहा हूं। हम ग्रामर को उससे पहले कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर पाए। ठीक है, तो जब भी आप सेंटेंस आपके दिमाग में आए कि व्हाट इज सेंटेंस, अगर कोई आपसे गलती से भी पूछ ले कि सेंटेंस क्या है, तो आपको बताना है या आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक स्ट्रक्चर हो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो, और वो स्ट्रक्चर कन्वे करे एक कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग। ऐसा ना हो कि वो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन वो इस तरीके से अरेंज नहीं है कि उसका कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये खत्म हो गया, नहीं, मैं अभी आपको चीजें बेसिक से बता के लेके चल रहा हूं। बेसिक तो छोड़िए, बेसिक के नीचे भी बोरिंग करके 200 300 400 फीट वहां से चीजों को लेकर चल रहा हूं। आपने कभी जिंदगी में इंग्लिश नहीं पढ़ी है, आपने कभी जिंदगी में इंग्लिश को देखा भी नहीं है ना उठा के, यहां आपको सिखाई जाएगी। आप बस एक बार फॉलो करें इस पूरे कोर्स को। थ्रू आउट द कोर्स आपको खुद ही पता लगने लगेगा कि यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं। तो हमने सेंटेंस के बारे में सीख लिया कि सेंटेंस क्या होता है, कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है और जो कन्वे करता है कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग। अब हमारे सेंटेंस से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस करेक्ट है और इनकरेक्ट है। क्योंकि हमें जो सीखना है एट द एंड वो यही तो सीखना है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस एग्जाम में देखोगे। देखिए बार बार मैं एग्जाम का रेफरेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो आपने मेरा यूट्यूब थंबनेल देखा होगा ना, वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एग्जाम रेलेवेंट और 100% स्कोर बूस्टर। तो यहाँ आपको इंग्लिश इस तरीके से सिखाई जाएगी कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो मेरी अप्रोच एग्जाम को लेकर के ज्यादा रहती है। ठीक, तो एक सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
जब हमें एरर सोल्व करने के लिए आएगी, या जब अभी देखिए मैं आपको एक इंग्लिश में ना आपके एग्जाम का मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से सेंटेंस लेवल पे डील करना है। ये बेसिक चीजें अभी आपको लग रही होंगी, लेकिन जब आप एक्चुअल में इंग्लिश सीखना शुरू करोगे ना, आप ग्रामर को सीखना शुरू करोगे, और जब आप रूल से फ्री होना चाहते होगे, तो ये आपको मदद करेंगी रूल्स फ्री करने में। देखिए, रूल और रट्टा से अगर बचना है तो सिर्फ यही रास्ता जाता है। बाकी आपका मन है, आप बंद करें वीडियो, जो आपको रूल से पढ़ाते हो उनसे जाके पढ़ें। आपको जितने रूल चाहिए वो रूल दे देंगे आपको, आप पढ़िए, लगाएं, पास हो जाएं, आपका मन है। लेकिन जिन बच्चों को रूल से इंग्लिश समझ नहीं आती, या जो चाहते हैं एक्चुअल में इंग्लिश को सीखना कि वो लाइफ लॉन्ग इसको यूज कर सके और वो अच्छा स्कोर कर सके और वो रूल फ्री हो जाए, रट्टा फ्री हो जाए, उन्हें समझ में आए कि चीजें यहाँ भी लॉजिकल है, यहाँ भी सीखा जा सकता है, तो ये उन्हीं के लिए ही है प्लेटफॉर्म। तो हमें सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस करेक्ट है और नहीं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर अवर सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। तो जो एग्जाम में हम सेंटेंस को करेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे वो करेक्ट है और नॉट, वो करेंगे हम 2 बेसिस पर। वो 2 बेसिस क्या होते हैं? पहला बेसिस होता है हमारा सिंटैक्स। क्या होता है? सिंटैक्स या सिंटैक्स, जो भी आप इसको बोलते हो, मैं सिंटैक्स बोलता हूं, ठीक। और दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, नाम तो आपने सुने होंगे कि कहीं सुना सुना सा लग रहा है, बट अभी इनका आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा। देखिए, मीनिंग क्या होता है इनका। तो सिंटैक्स में हम कहते हैं क्या? ग्रामर। सिंटैक्स मतलब ग्रामर, और कॉन्टेक्स्ट मतलब लॉजिक। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? देखिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या था। हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर अवर सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट, और करेक्ट और इनकरेक्ट, कि हम कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें एग्जाम में कि हमारा सेंटेंस सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको देखना पड़ेगा सिंटैक्स, कि देखो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग तो कहीं गलती नहीं है। फिर देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो कहीं गलती नहीं है। लेकिन ये थोड़े से जो टर्म है, ये थोड़े हैवी टर्म है। अब इनको इजी लैंग्वेज में कैसे समझे? कि सिंटैक्स मतलब ग्रामर, यानी कि हमें देखना है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। हमें देखना है कि सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट है या नहीं। देखिए, अब इन सिंगल दो कंसेप्ट से, इन सिंगल दो कंसेप्ट को लगा के आप आने वाले समय में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, उनकी ना आप ऑप्शन से ही धूल उड़ा देंगे। आप ऑप्शन को ही समझ जाओगे कि पहला ऑप्शन ग्रामेटिकल करेक्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा भी ग्रामेटिकल करेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता। आप ऑप्शन एलिमिनेशन जो सीखोगे ना, वो इसी तरह सीखोगे कि आपको सेंटेंस को पहचानना है कि जो ग्रामेटिकल भी करेक्ट नहीं है, लॉजिकल भी करेक्ट नहीं है, वो हमारा आंसर कैसे होगा, एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो बस आपको रुकना है और बस फॉलो करना है। आपको चीजें कब पता भी नहीं चलेगा कि इन बेसिक चीजों से कब आप एडवांस पे पहुंच गए। पढ़ाने का तरीका यही रहता है कि आपको पता भी नहीं लगने दें कि कब आप फाउंडेशन से प्रो लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे 2 तरीके से कि वो करेक्ट है या नहीं। पहला ग्रामर, दूसरा लॉजिक। इसका मतलब हमें ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी। यस, मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ग्रामर के साथ यहाँ आपको चैनल पे जो अगली चीज मिलने वाली है ना, ग्रामर के साथ लॉजिक। आपने सुना होगा ग्रामर के साथ आपको रूल मिलेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 250, रूल नंबर 500, रूल नंबर 120। लेकिन आपको यहाँ ग्रामर के साथ लॉजिक मिलेगा। मतलब कि आपको रूल से फ्री मैं आपको करा दूंगा। बस आपको क्या काम करना है, बस इस चीज को समझना है कि हाँ, लैंग्वेज को बिना रूल के भी सीखा जा सकता है। कुछ रूल्स उनके लिए भी जिनका मन नहीं भरता कि भाई हमें तो चाहिए, हमें सर्टेन रूल बता दो, उनके लिए भी रहेगा कुछ ना कुछ। अब देखिए, हमें लॉजिक का मतलब समझ नहीं आया। यहाँ आप लॉजिक किस चीज को कह रहे हो? देखिए, यहाँ लॉजिक से मेरा मतलब है मीनिंग।
मतलब कि जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल करेक्ट है या नहीं, ये हमें देखना है। और सेंटेंस मीनिंग वाइज, मीनिंग के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, ये देखना है। इतना समझ आया? अब इसका मतलब हमें सेंटेंस को पहचानने के लिए कि वो सही है गलत, ग्रामर भी सीखनी है। ठीक, सेंटेंस को पहचानने के लिए वो सही है या गलत, हमें मीनिंग भी उसका कन्वे क्या कर रहा है वो भी सीखना है। इतना समझ आया? तो सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे दो तरीके से कि वो सही है या गलत, ग्रामेटिकली, दूसरा लॉजिकली, रूल से फ्री। लॉजिकली मतलब उसका मीनिंग देखेंगे कि उसका मीनिंग लॉजिकल है या फिर वो इलॉजिकल मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। अब यहां पर थोड़ी सी बात आपको अटपटी लग रही होगी कि साहब ये मीनिंग, लॉजिकल, ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि मैं इतनी देर से सिर्फ बोले जा रहा हूं, आपको बोर किए जा रहा हूं, मैंने कुछ तो लिखाया ही नहीं, आपको रूल नहीं दिए, आपको रूल नंबर 1 इस तरीके से कुछ बताया ही नहीं, आपको कुछ याद करने के लिए दिया ही नहीं। तो देखिए, मैं आपको यही चीज बोल करके आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से फिट कर दूंगा कि आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो सिर्फ मेरी ही आवाज गूंजेगी कि सर खुद आके हमें आंसर बता रहे हैं। तो आपको इतना समझना है कि ग्रामर हम सीखेंगे, विद लॉजिक सीखेंगे, और कैसे मीनिंग के वाइज, यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस गलत होता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मीनिंग वाइज, लॉजिक वाइज, ग्रामर वाइज, अब आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम ग्रामेटिकल चीज़ों को देखेंगे तो हम ध्यान करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि साहब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी सिंटैक्स मतलब ग्रामर, अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ग्रामर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि साहब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अगर वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अब स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, मैंने ये लिखा है कमल हैज वेंट। अब देखिए, जो रूल वूल थोड़ा, चलो मैं अभी रूल से फ्री तो करूंगा, बट आपने एक जनरल रूल पढ़ा होगा, आप इतना तो जानते होंगे कि जो ये फॉर्म होती हैं हैज, हैव, हैड, इनके बाद जब ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तो इनके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, और ये वेंट सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये हो गया गोन। तो यहां पर ये सेंटेंस हमने पढ़ा, और सेंटेंस में हमने एरर आइडेंटिफाई करनी चाहिए, हमने ये पहचानना चाहा कि सेंटेंस सही है या सेंटेंस गलत है। तो हमने पहला तरीका जो सीखा था वो ये था कि सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देखो, ग्रामर के अकॉर्डिंग देखो। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग देखने का मतलब है कि स्ट्रक्चर देखो सेंटेंस का, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। जो ग्रामर हमें बताती है कि हैज, हैव या हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, क्या वो वाला स्ट्रक्चर यहां फॉलो हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस गलत है। इतना समझ आया? या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सीक्वेंस एंड पोजीशन ऑफ द वर्ड्स, यानी ग्रामर में हम क्या सीखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं सेंटेंसेस के, और सीक्वेंस एंड पोजीशन ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस, कि सीक्वेंस और पोजीशन क्या है। अब सीक्वेंस और पोजीशन का भी इतना रोल होता है? हम कहेंगे हाँ। जैसे मैंने पहला सेंटेंस यहां लिखा है, क्या लिखा है पहला सेंटेंस, तो मैंने यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है, पहला सेंटेंस यहाँ लिखा है कि फूड, द फूड कुक्ड मदर, कि फूड ने कुक्ड किया मदर को। अब देखिए, यहां पर हमने वर्ड की जो है, जो सीक्वेंस है वर्ड का, सॉरी, जो वर्ड का सीक्वेंस है उसको उलट पुलट कर दिया। यहां होना चाहिए था मदर कुक द फूड या माई मदर कुक द फूड, बट मैंने उल्टा लिख दिया। तो क्या हुआ कि सेंटेंस में
जो वर्ड का सीक्वेंस था, जो वर्ड की पोजीशन थी, वो अगर मिसमैच्ड है, वो कहीं और लिखी है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा है, तो भी सेंटेंस को हम पहचान लेंगे कि ये गलत है और ये सेंटेंस सही नहीं है। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो सर क्या सिखा रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, बस अभी चीजों को समझा रहा हूँ कि हम किस तरीके से लैंग्वेज को देखना शुरू करें। जो पर्सपेक्टिव, जो नजरिया मेरा है लैंग्वेज को लेकर के, जैसे मैं एग्जाम में एरर्स को देखता हूं, एरर्स को फाइंड आउट करता हूं, मैं वही नजरिया आपको देना चाहता हूं कि आप एग्जाम में इस तरीके से ढूंढो चीजों को। आप ये ना ढूंढो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, नहीं। आप लॉजिकली चीजों को सोचो कि साहब ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, जो सीक्वेंस होना चाहिए वर्ड का, क्या वो सीक्वेंस फॉलो हुआ है, क्या वो सीक्वेंस सही है? अगर सही है तो सेंटेंस सही है, अगर सही नहीं है तो सेंटेंस गलत है। इतना समझ आया? अब देखिए आगे जो मैंने दूसरी चीज आपसे बताई थी वो क्या थी? देखिए दूसरी चीज थी कि मीनिंग वाइज, यानी कॉन्टेक्स्चुअली। देखिए ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज में आप सिंटैक्स, ग्रामर तो आपको कोई भी पढ़ा देता, बट ये कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस या फिर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब ये सिचुएशन क्या होती है? अब देखिए लिंक करिए उन चीजों को। देखिए अभी आप सोच रहे होंगे लिंक करिए उन चीजों को। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि लैंग्वेजेस आर, जो लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, मेड की गई हैं, वो इसलिए बनाई गई हैं कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को हम एक्सप्रेस कर सके, यानी कि हम अपनी बात को बता सके। और ग्रामर बनाई है इसीलिए कि हम उस मीनिंग को इफेक्टिवली बता सके, क्लियरली बता सके वर्ड का यूज करके। अब कॉन्टेक्स्ट हमें यह सिखाता है कि सेंटेंस की जो सिचुएशन है, कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये सेंटेंस बोला गया हो। क्योंकि अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि एक मीनिंग को हम दूसरे मीनिंग के, जो हमारे मन में एक पर्सन के मन के अंदर कोई बात है, उसको दूसरे पर्सन के तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। हम बोलते क्यों हैं? हम किसी से बोल के कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा ही तो होता है। हम लिखते क्यों हैं? हम अपने द्वारा लिखी गई बात के थ्रू हम कुछ किसी को समझाना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस बोला गया है, लिखा गया है, इसका मतलब वो कुछ बताना चाहता है, वो कुछ कन्वे करना चाहता है। अगर वो कन्वे करना चाह रहा है तो क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है जिसमें वो सेंटेंस बोला जा सके? अभी चीज समझ नहीं आई होगी। आइए मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे लिखा ही किल्ड आई, देखिए मैं इसको यहां लिख देता हूं। जैसे लिखा मैंने ही किल्ड आई। अब देखिए बहुत इजी सेंटेंस है। आप कहोगे, देखिए जिन्होंने कभी, आप ये मत सोचिए कि मुझे तो ये भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था। जैसे आपने इसमें देखा लिखा हुआ कि जो ये ही है ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है। अभी आप भूल जाइए कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैं अभी बताऊंगा आपको अगली वाली क्लासेस में, सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और चीजों के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिचुएशन समझाना चाह रहा हूं, तो आप उस पर फोकस करना। अभी आप इस चीज पे फोकस मत करना कि मुझे सब्जेक्ट नहीं पता, ये नहीं पता। जिस सीक्वेंस में जो बताते चल रहा हूं मैं, आपको वही चीज समझनी है। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ही क्लास में इंग्लिश पढ़ा दूंगा आपको पूरी, एक ही क्लास में सब्जेक्ट बता दूं, एक ही क्लास में ये बता दूं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट के ना थोड़ा सा, पता नहीं क्या कहूं मैं, अब थोड़ा कीड़ा होता कि सर यू करवा दो, वो करवा दो, सिलेबस कब पूरा होगा, ये कब होगा, कितने दिन में इंग्लिश खत्म हो जाएगी। अरे भाई, तुम्हें कोई बता रहा है ना 1 महीने में खत्म हो जाएगी, 2 महीने में खत्म हो जाएगी, वीडियो बंद करो, जाओ उसके पास, 1-2 महीना वहां इन्वेस्ट करो या वेस्ट करो, जो तुम्हारा मन करे करो। लगे कि वहां से नहीं सीख पाए, यहां आ जाना दोबारा, यहीं से फॉलो करना, रास्ता यही है।
भाई यही रास्ता है लैंग्वेज को इजी और इफेक्टिव वे में सीखने का। इससे आसान रास्ता या इससे अलग कोई रास्ता होकर जाता ही नहीं। अब देखिए हम वापस अपनी बात पे आते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें एक वर्ड है ही, दूसरा है किल्ड और तीसरा है आई। अब हमने ये सेंटेंस को देखना कि पहचानना कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या काम किया, हमने ये समझ लिया कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ने कुछ किया, एक्टिविटी की, और किस पर की, ऑब्जेक्ट पर की, कि ही ने किल किया किसको, आई को। यानी मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि ही, यहाँ जो सेंटेंस बोलने वाला है वो है स्पीकर। देखिए 3 तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्सेशन पर। देखिए लैंग्वेज का मतलब होता है मीनिंग कन्वे करना, और मीनिंग कन्वे करने के लिए 3 तरह की सिचुएशंस होती है, यानी 3 पर्सन होते हैं। पहला सेंटेंस को बोलने वाला, दूसरा सेंटेंस को सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक्निकल टर्म में स्पीकर, लिसनर और टॉक्ड अबाउट। अभी मैं आपको ये नहीं कर रहा कि ये कंप्लीट हो गया, मैंने बताया नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक क्लास अभी होगी। अभी तो हमने इंग्लिश शुरू भी नहीं की है, अभी तो हम बेसिक, जो बेसिक के नीचे भी हम वो बोरिंग कर रहे हैं, जो हम सबमर्सिबल, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो, नीचे गड्ढा करके खोद के बेस बना के ऊपर से ला रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमने क्या लगाया, हमने क्या अंदाजा लगाया कि हमने पता किया कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कि साहब ही, उसने किल्ड किया मुझे। इतना समझ आ गया कि फर्स्ट पर्सन मतलब सेंटेंस बोलने वाला, सेकंड होता है लिसनर, सुनने वाला, और थर्ड होता है जिसके बारे में बात चल रही है। तो उसके बारे में बात चल रही है तीसरे आदमी की, साहब उसने, ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। अब जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अभी आप ये मत करना कि सेकंड फॉर्म मुझे नहीं पता है, सेकंड है, थर्ड, अभी उस पर ध्यान ही नहीं देना, आगे आप सब सीख जाओगे। अभी सिर्फ जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब मैंने कहा कि ही किल्ड मी, अब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो कंप्लीट और डन एक्शन के बारे में बताती है कि ये एक्शन हो चुका है, यानी कि उसने मुझे मार दिया। ठीक, अब वर्ब के बाद जो प्रोनाउन लिखे जाते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ये कहता है कि वर्ब के बाद लिखे गया, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो वर्ब के बाद लिखा गया जो प्रोनाउन होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, और हम यहाँ लिख देंगे मी, कि ही किल्ड मी, मतलब उसने मुझे मार दिया। इतना समझ आया? अब वो ये बताएं, जब उसने मुझे मार दिया तो यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ठीक है, वर्ब ठीक है, मी यहाँ आ गया, हमने आई की जगह मी कर दिया। यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक थी लेकिन हमने वो करेक्ट कर दी। बट क्या अब ये सेंटेंस सही है? तो जवाब है नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती। अगर हम सेंटेंस कभी बोलते हैं तो हम इसलिए ही तो बोलते हैं कि हम अपने सेंटेंस के थ्रू अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को या अपने मन की बात को बता सकें किसी को। अब उसके लिए एक सिचुएशंस का होना भी तो जरूरी है। अब जब ही किल्ड मी, ये कंप्लीट और डन एक्शन है, उसने मुझे मार दिया, जब मैं मर गया तो मैं ये सेंटेंस बोल कैसे रहा हूं? क्योंकि मरा हुआ आदमी तो सेंटेंस बोल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये अभी भी इनकरेक्ट है। अब ये करेक्ट कैसे होगा? तो अगर हम एक ऐसी सिचुएशन बना दे जिसमें ये बोला जा सके, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसा मैं लिखा रही हूं, यहां हमने क्या, दे ऑलमोस्ट किल्ड मी, इस तरीके से कोई लिख दो कुछ, या फिर हम क्या लिख दें, दे ही विल किल मी। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए सेकंड कंसर्न है। मैंने आपको क्या बताना था कि सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है जिसमें सेंटेंस बोला जा सकता है, या फिर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि साहब जो ये सेंटेंस मीनिंग कन्वे कर रहा है क्या वो सही है, क्या वो जस्टिफाई है, जस्टिफाइबल है, क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, तब तो वो एक सेंटेंस है, अन्यथा वो सेंटेंस नहीं है।
तो देखिए आज की जो पूरी क्लास है उसमें मेरा आपको सिखाने का एक जो मेरा जो सिखाने का एक पर्पस था वो ये था कि मैं आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताऊं कि एक्चुअल में सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। अब सेंटेंस की डेफिनेशन हम एग्जाम लेवल पे सेंटेंस की डेफिनेशन कि सर तुम हमें डेफिनेशन सिखा रहे हो, तुम हमें फर्स्ट क्लास का बच्चा समझ रहे हो, हमें सेकंड क्लास का बच्चा समझ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हमने इंग्लिश पढ़ी नहीं है, हमने इंग्लिश ये नहीं किया, हम तो इतनी अच्छी इंग्लिश जानते हैं। तो यहाँ सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ाने का मतलब मेरा ये नहीं था कि आप इसको रट लो, आप जो है सेंटेंस की डेफिनेशन को याद कर लो, आपका कल टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट में आपको नंबर मिलेंगे। मेरा यहाँ बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं था। सेंटेंस की डेफिनेशन बताने का यहाँ पर्पज ये था कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन सोल्व करोगे एग्जाम में, तो केवल और केवल डेफिनेशन ही एक ऐसा वेपन है तुम्हारे लिए जो तुम्हें मदद करेगा ये पहचानने में कि एरर कहाँ है, कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स सही है, कौन सा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सही है, कौन सा एक्टिव एंड पैसिव सही है, क्लोज टेस्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन फिल होगा, कौन सा पैसेज में मीनिंग को जस्टिफाई कर रहा है, किसका मीनिंग जस्टिफाइबल है पैसेज के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको मैं अभी से एक फाउंडेशन की शुरुआत करके दे रहा हूं जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। क्योंकि एट द एंड मेरा पर्पस ये है कि यहां से इंग्लिश सीखने के बाद आपको कहीं इंग्लिश पढ़नी ही ना पड़े। ये आपका आखिरी बैच होना चाहिए, क्योंकि इससे डीप में और इससे अच्छे से मुझे नहीं लगता कि शायद YouTube पे आपको कोई सिखा सके। और पेड कोर्सेज भी आप अगर किसी के खरीदोगे ना 1000-2000 में, वहां भी शायद आपको ऐसा कंटेंट ना मिले। देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपसे कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा। आप सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, आप अपना पढ़ लो, पढ़ के सीख लो। अगर तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हें कुछ सीखने को मिला है इस लेक्चर से, तो हाँ एक छोटी सी कमेंट जरूर छोड़ देना कि हाँ मुझे इसे सीखने के बाद थोड़ी सी हेल्प मिली है। अब वापस से मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन इसलिए नहीं पढ़ाई कि मैं आपका टेस्ट लूंगा कल को या आपको याद करनी है रटनी है, नहीं। मैंने आपको इसीलिए बताई है डेफिनेशन कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे ये समझाने के लिए, आप कैसे एरर को आइडेंटिफाई करोगे ये समझाने के लिए। आप ग्रामर सीख रहे हो, ग्रामर सीख के उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, कैसे हमें एरर को फाइंड आउट करना है, इसलिए। तो आपको मैं एक बार दोबारा से सारी चीजों को रिवाइज करा देता हूं, बिल्कुल शुरू से। देखिए सेंटेंस में हमने द सेंटेंस से शुरुआत की थी कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या है वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सेंटेंस की ये 4 चीजें हमें पढ़नी है कि क्या डेफिनेशन होगी, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, और फोर्थ सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, जो सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिन्हें हम अवयव बोलते हैं या घटक, या आप ये कह लीजिए उनके टुकड़े जो भी होते हैं, छोटे छोटे फर्दर हम टुकड़े करें, वो जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। उस इन सब 4 चीजों में हमने आज पहली चीज पढ़ी, क्या वो थी सेंटेंस की डेफिनेशन। साहब व्हाट इज अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस क्या है। तो हमने पढ़ा कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सो अरेंज्ड, इस तरीके से अरेंज्ड हुआ हुआ एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो हमें कंप्लीट सेंस दे, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। हमने कहा कि आपको सेंटेंस की ये डेफिनेशन पता है, ठीक है, लेकिन आपको एक और डेफिनेशन समझनी है, और वो इसीलिए समझनी है कि आपको इंग्लिश में रूल से फ्री होना है।
आपको चीजें लिंक करनी है बेटा, आपको रूल्स पे भरोसा नहीं करना। आप जब इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर पाओ तो ऐसा ना हो कि चैप्टर नाउन का ये वाला रूल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने टेंस का ये वाला रूल तो पढ़ा ही नहीं, मुझे प्रोनाउन का ये रूल तो आता ही नहीं, इसीलिए मुझसे एरर सोल्व नहीं हुई, इसीलिए मुझसे ये नहीं हुआ। तो आप इन सब चीजों से ना फ्री होने वाले हो, आप इंग्लिश को एज अ होल देखने वाले हो, आप समझने वाले हो कि हाँ कैसे मुझे इंग्लिश के सवालों को सॉल्व करना है। तो उसके लिए जो सेकंड डेफिनेशन मैंने बताया कि जो सेंटेंस होता है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, तरीके से अरेंज्ड किया गया होता है कि उसका अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि वो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा और वो स्ट्रक्चर एक कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग कन्वे करेगा। अगर वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो है, जैसे मैंने बताया था ही किल्ड मी, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, लेकिन जो ये कन्वे कर रहा था मीनिंग, वो मीनिंग हमारा लॉजिकल नहीं था, तो इसीलिए ये भी सेंटेंस नहीं था, सेंटेंस गलत था। इतना समझ आया? फिर हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर अवर सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, कि हम कैसे पहचाने, क्योंकि एट द एंड पर्पस तो हमारा यही है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को लेकर के चलना है, लैंग्वेज सीखनी है, ग्रामर सीखनी है, बेसिक से सीखनी है, सीखेंगे, लेकिन वो चीज रिलेट जब तक एग्जाम से नहीं करी, मैं आपको इतनी सारी चीजें पढ़ा दूं, रूल पढ़ा दूं, ये पढ़ा दूं, डेफिनेशन लिखवा दूं, ये कह दूं, वो कर दूं, लेकिन आपके एग्जाम रेलेवेंट ना हो तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा तो आप दुनिया भर की कोई चीज पढ़ लो, आप कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप फिलोसफी पढ़ना शुरू कर दो, आप उर्दू अरबी पढ़ना शुरू कर दो, संस्कृत पढ़नी शुरू कर दो, उससे क्या फायदा। तो आप बेटा वो चीज पढ़ो जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट हो, जो आपको काम आए आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसी की शुरुआत हमने की है। अब देखिए वापस आते, हाउ डू बी आइडेंटिफाई, हाउ डू बी आइडेंटिफाई वेदर अवर सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक, यहाँ थे। नेक्स्ट, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे दो तरीकों से, पहला सिंटैक्स, दूसरा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। पहला सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, दूसरा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। पहला सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सॉरी, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। इतना समझ आया? अब देखिए सिंटैक्स और कॉन्टेक्स्ट ना थोड़े से टेक्निकल वर्ड है, जो कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं समझे उनके लिए भी तो चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे समझते हैं उन्हें तो सब पढ़ा के लेकर के चलते हैं, बट यहाँ मैं उन लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ जो एक्चुअल में कहीं से इंग्लिश नहीं सीख पाए, जिन्होंने 1-2 साल मार लिया, उन्हें लगता है कि अब इंग्लिश हमारा भाई हम सीख ही नहीं सकते, वो यहाँ सीखने वाले हैं। तो सिंटैक्स का मतलब है ग्रामर के अकॉर्डिंग और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है लॉजिक के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें सेंटेंस को देखना है कि वो गलत है या सही है, ग्रामर के साथ विद लॉजिक, नोट विद रूल, रूल के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग। इतना समझ आया? अब यहाँ लॉजिक से मतलब था मेरा सेंटेंस का मीनिंग, कि हम ग्रामर के साथ साथ चेक करेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग भी सही है, अगर सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं है तो वो भी सेंटेंस क्या होगा, गलत की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। दूसरा, हम ग्रामर में सिंटैक्स में चेक करते हैं या फिर पता करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस या फिर सीक्वेंस एंड पोजीशन ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। इतना समझ आया कि हम स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का ये सीखेंगे ग्रामर में, सीक्वेंस सीखेंगे, पोजीशन ऑफ वर्ड सीखेंगे। स्ट्रक्चर मतलब सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, कौन कौन सब्जेक्ट बन सकते हैं, कौन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, वर्ब के बाद सब्जेक्ट को लिखा जा सकता है या नहीं, या फिर कैसे वर्ब को लिखा जाता है, वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, आर्टिकल कहाँ लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, इनकी पोजीशंस क्या है, ये सारी हम सीखेंगे ग्रामर में। देखिए अभी हमने ग्रामर स्टार्ट भी नहीं की है, अभी हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इस सिंगल लेक्चर से ना अभी आपको लग रहा होगा कि क्या ही वैल्यू ऐड हुई होगी, क्या ही मिला होगा। आप अगर रुककर यहाँ इस चैनल पे पढ़ोगे ना, बार बार आपको ऐसा लगता है सर अपनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। आप जब यहाँ रुक के चीज़ों को आगे पढ़ोगे ना तो आप कहोगे यार हम तो रूल से फ्री हो गए,
और यहाँ एक ऐसी चीज चलती है कि मैं आपको जो जितनी पुरानी चीजें होती रहेंगी ना, होता क्या है, हम नई सीखते हैं, पुरानी भूल जाते हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं सेकंड क्लास में पहली वाली क्लास का कुछ ना कुछ बार बार जरूर बोलता रहता हूँ, रिवाइज करवाता रहता हूँ, लिंक करवाता रहता हूँ। इससे क्या होगा कि चीजें आपको ज्यादा रटने की बजाय खुद ब खुद जब आप लेक्चर देखोगे तो समझ में आती रहेंगी, बार बार यहाँ से रिपीट होती रहेंगी, तो आप खुद ही समझ जाओगे। आपको कुछ नहीं करना, एक फ्लो में एक फ्लो में इस लेक्चर को देखना है बस। एक बार कंप्लीट हो जाए, आपको लगे दोबारा देखने की जरूरत है, आप देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, बट पूरा जरूर देखिए और उसी सीक्वेंस में देखिए जिस सीक्वेंस में अपलोड किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट में क्या सीखना है, कॉन्टेक्स्ट मतलब लॉजिक में, मीनिंग में। तो हमें देखना कि सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, कि क्या कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें सेंटेंस बोला जाए, कहा जाए, बताया जाए या सही हो। किसी एक सिचुएशन में सही हो सकता है, जस्टिफाइबल है तो सही है, वरना नहीं है। दूसरा, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या सच में कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है, ऐसा कोई मीनिंग भी होता है या ऐसे ही हम ऐवे ही बोले जा रहे हैं। तो वो हम चेक करते हैं सेंटेंस में कि सेंटेंस सही है या नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया द फूड कुक्ड मदर। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो सीक्वेंस गलत है वर्ड्स के। जो वर्ड पहले लिखे जाने थे वो बाद में लिखे गए हैं और जो बाद में लिखे जाने थे वो पहले लिखे गए हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे सेंटेंस की, माई फ्रेंड लीव्स ऑन द सन, कि जो मेरा फ्रेंड है वो सन पे रहता है, सूरज पे रहता है। अब ये बताओ कि ये स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट हो भी गया तो क्या कभी मीनिंग के अकॉर्डिंग गलत हो पाए, सही हो पाएगा? इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है सन पे कोई रह ही नहीं सकता। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या इस सेंटेंस को हम बोल पाएंगे? नहीं। फिर मैंने कहा कमल हैज वेंट टू हिज होम। तो अगर हम यहां देखें तो यहां पर सेंटेंस में जो पोजीशन, जो फॉर्म ऑफ वर्ड है, जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो गलत है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत है। यहाँ पर स्ट्रक्चर गलत है, तो हम स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ फोर्थ सेंटेंस की, तो इस फोर्थ सेंटेंस में हमारा क्या है, सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जिसमें हम इस सेंटेंस को जस्टिफाई कर दें। अब देखिए, कुछ लोग सोचेंगे अगर कोई आदमी मर जाए और मरा हुआ आदमी सपने में आए और वो कह दे कि ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। तो देखिए, ये ना हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, ये ना आप जबरदस्ती अपना लॉजिक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपके एग्जाम में मान्य नहीं होती। एग्जाम में वो सिचुएशंस पूछते हैं जो एक्चुअल में वैलिड है, लॉजिकल है, रेशनल है। तो इन सब बच्चों वाली बातों को छोड़ो, एक्चुअल में आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीखो। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल। तब तक याद रखना दुआ में। बाय बाय, टेक केयर।